नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम दो सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। एक जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कह सकते हैं और दूसरा जिसे आप नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये दो सिस्टम हैं हमारी बॉडी के जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक जितने भी अलग अलग सिस्टम हमने पढ़े वो किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई एक जॉब होता था उनका। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि जो भी आप खाते हैं उन्हें डाइजेस्ट करें, उन्हें पचाएं और उनसे जो भी न्यूट्रिशन निकल रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट निकल रहे हैं वो दूसरे सिस्टम तक पहुंचा दे जहां पर एनर्जी जहां से मिलती है। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग सिस्टम का कुछ ना कुछ काम होता है। यहाँ पर हम इन दोनों सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर इनका काम है कोऑर्डिनेट करना, या जितने भी सिस्टम हैं या जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनके बीच में एक मैसेज स्थापित करना, एक लिंक स्थापित करना। तो अब इसमें दो प्रकार से होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा जो ऑक्सीजन है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से आना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को किसी का तो काम होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को जा कर के बताए कि हमारे शरीर को अभी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। जैसे मान लीजिए कि आप धूप में हैं, तो धूप में है तो सबसे पहली जो आपकी एक रिएक्शन होती है हो सकता है कि आप इस तरह से आगे देखने की कोशिश करें। तो ये जो रिएक्शन है आपका, ये रिएक्शन एक तरह से कोऑर्डिनेशन है, एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है। तो इस प्रकार से बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे यदि हम पौधों की भी बात करें तो पौधों में भी आप कुछ तरह के मूवमेंट्स देखेंगे जिनके कारण वो आप देखेंगे कि या तो अपने ऊर्जा के स्रोत की तरफ जा रहे हैं या तो वो पानी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब जो होता है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, जो कि प्लांट्स में भी देखा जा सकता है, एनिमल्स में भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो मुख्यतः जो हम बात करेंगे वो इसी के बारे में करेंगे। तो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स में होने वाले कोऑर्डिनेशन की। तो प्लांट्स में होने वाला जो कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल्स में होने वाले कोऑर्डिनेशन से थोड़ा अलग है। अलग किस प्रकार से है? अलग इस प्रकार से है कि हमारे पास एक नर्वस सिस्टम होता है, एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है जिसके थ्रू सब कोऑर्डिनेशन होता है। लेकिन प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो उनमें जो कोऑर्डिनेशन होता है वो ज़्यादातर ग्रोथ या मूवमेंट के द्वारा होता है। दो चीज़ों को ध्यान रखें आप, या तो ग्रोथ के द्वारा होगा या तो मूवमेंट के द्वारा होगा। अब जैसे मान लीजिए हम बात करें, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है स्टोमाटा की। तो यदि हम स्टोमाटा की बात कर रहे हैं तो स्टोमाटा में हम क्या देखते हैं? स्टोमाटा में हम ये देखते हैं कि इनके चारों तरफ एक ओपनिंग होती है जो कि बंद हो सकती है या खुल सकती है अकॉर्डिंग टू जो भी रिक्वायरमेंट हो। जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ से हो सकता है, न्यूट्रिशन का आदान प्रदान यहाँ से हो सकता है। तो ये इस बात पे निर्भर करेगा कि अभी सूर्य की रोशनी है या सूर्य की रोशनी नहीं है। तो जब सूर्य की रोशनी रहेगी तब स्टोमाटा के जो ओपनिंग्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगे। जब हम रात की बात करें तो रात में ये जो ओपनिंग्स हैं ये कम एक्टिव होंगे, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं है, खाना बनाया नहीं जा सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, तो स्टोमाटा का यूज़ उतना नहीं होता। लेकिन दिन के समय स्टोमाटा बहुत एक्टिव होगा। तो ये एक प्रकार का मूवमेंट हो गया। कुछ और प्रकार के भी मूवमेंट होते हैं जिन्हें हम ट्रॉफिज्म कहते हैं। तो ट्रॉफिज्म क्या होता है? ट्रॉफिज्म एक तरह से आप ये याद रखिए कि ये ग्रोथ और मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। ग्रोथ और मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? मान लीजिए जो भी रिएक्शन या जो भी एक्शन बाहर से हो रहा हो उसका रिएक्शन हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मोमबत्ती के पास अगर आपका हाथ चला जाए तो हो सकता है कि आप अपनी उंगलियों को खींच लेंगे। तो ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या था यहाँ पर? स्टिमुलस था वो जो ताप है उस मोमबत्ती का वो। तो वहाँ पर से एक रिस्पॉन्स आपने किया कि अपने हाथ को आपने खींच लिया। तो ये होता है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो प्लांट्स में जो भी ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस होते हैं, इन्हें हम ट्रॉफिज्म कहते हैं, या इस मूवमेंट को हम ट्रॉफिक मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इनके एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। पहला आप लिख सकते हैं फोटोट्रॉफिज्म, दूसरा है जियोट्रॉफिज्म और तीसरा है हाइड्रोट्रॉफिज्म। ये तीन आप याद रखें, अन्य भी होते हैं लेकिन वो हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीन सबसे प्रमुख हैं। सबसे पहला है फोटोट्रॉफिज्म। सो फोटोट्रॉफिज्म मूवमेंट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट।
जनरली ये टूवर्ड्स लाइट ही होगा, क्योंकि जहाँ पर लाइट है, जहाँ पे सनलाइट है, वहाँ पर खाना खुद बनाया जा सकता है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो इसलिए ये जो मूवमेंट होगा ये जनरली टूवर्ड्स लाइट ही होता है। दूसरा है जियोट्रॉफिज्म, इसे आप कह सकते हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के कारण जो मूवमेंट होता है। तो दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं ग्रेविटी के कारण, एक होता है रूट्स का और एक होता है स्टेम का। तो स्टेम का जो मूवमेंट होता है जियोट्रॉफिज्म के कारण, ये होता है अवे, यानी ग्रेविटी जो है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, और रूट्स का होता है टूवर्ड्स, यानी ये ग्रेविटी के तरफ काम कर रहा होता है। तो इसीलिए हमेशा रूट्स जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं और स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि तने जो होते हैं वो हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे और रूट्स जो होते हैं वो हमेशा ग्रेविटी के टूवर्ड्स काम करेंगे, ग्रेविटी की दिशा में काम करेंगे। तो ये हो गया जियोट्रॉफिज्म। इसके बाद है हाइड्रोट्रॉफिज्म। तो हाइड्रोट्रॉफिज्म क्या है? हाइड्रोट्रॉफिज्म है मूवमेंट ड्यू टू वाटर। तो टूवर्ड्स वाटर हो या अवे फ्रॉम वाटर हो, लेकिन जनरली टूवर्ड्स वाटर ही होगा, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉफिज्म। हाइड्रो आता है पानी से, जियो यहाँ पर आ रहा है अर्थ के कारण, और फोटो यानी लाइट। तो इसके अलावा केमोट्रॉपिज्म भी हो सकता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के टूवर्ड्स या उससे दूर जाने का जो रिएक्शन होगा उसे हम केमोट्रॉपिज्म कह सकते हैं। तो इस प्रकार के डिफरेंट ट्रॉफिज्म्स होते हैं, तो आप इनको याद रखें, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए कि फोटोट्रॉफिज्म का मतलब क्या होता है, या डेफिनेशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका टर्म क्या है, फोटोट्रॉफिज्म है कि जियोट्रॉफिज्म है कि केमोट्रॉफिज्म है कि क्या है। तो ये मूवमेंट हो गए, ये कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स आप मान के चल सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम थिग्मोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। तो थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है? थिग्मोट्रॉपिज्म होता है रिस्पॉन्स टू टच। जैसे आपने टच मी नॉट प्लांट के बारे में सुना होगा, जिसको कि जैसे ही आप छूते हैं उसके पत्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये क्या है? रिस्पॉन्स टू टच है, इसे हम थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो ये आप एक एग्जांपल याद रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन सा एग्जांपल है, तो हो सकता है कि ये पूछा जा सके। तो ये हो गए प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में इस तरह से हम लोग देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं, और स्पेसिफिकली इंसानों में होने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर दो सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ना है, एक जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं और दूसरा जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इन दोनों सिस्टम्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में दो बातों का ध्यान रखें, एक नर्वस सिस्टम है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इन आवर बॉडी, और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है। तो देखिए यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और वहाँ पर चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो आंसर होगा एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस तरह से इसे ध्यान रखें। तो पहले हम शुरुआत करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से। तो एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले जो भी काम होते हैं वो हार्मोन्स की मदद से होते हैं। आपने इस शब्द के बारे में ज़रूर सुना होगा, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारे शरीर में जो कि हमारे शरीर में प्रेजेंट ग्लैंड्स की मदद से होते हैं। ग्लैंड्स क्या हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये काम हार्मोन्स का होता है कि जितने भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें और उनका जो भी काम है वो करने में मदद करें। तो सबसे पहले हार्मोन्स के बारे में आप ये समझिए कि ये एक मैसेंजर की तरह है। तो मैसेंजर बिटवीन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, इसे हम मान सकते हैं। और आप ये याद रखें कि जनरली ये जो होते हैं ये प्रोटीन्स या स्टेरॉइड्स होते हैं। तो इनका काम ये होगा कि जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकल रहे हैं ये ब्लड के थ्रू, यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में चले जाएंगे और वहाँ पे होने वाला जो काम है उससे वहाँ जा कर के इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये हार्मोन्स का काम होता है। और याद रखें कि ये हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट ग्लैंड्स होते हैं उन ग्लैंड्स से ये निकलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखिए ये जो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं, पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये सारे ग्लैंड्स हैं। तो हर एक जो ग्लैंड होता है इनका एक फंक्शन होता है, इनका एक काम होता है और इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ सारे के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पीनियल बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड इंपॉर्टेंट है,
किडनी, पैंक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी, यूटेरस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि इन्हें हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि जितने भी बाकी जो भी ग्लैंड होते हैं उनके भी काम को यही इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको भी अपना अपना काम करने में मदद करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि सारे ग्लैंड्स का मैनेजर आप मान सकते हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कह के भी संबोधित किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मानते हैं, और ये जो है आपकी ब्रेन में होता है, ब्रेन के सामने वाली साइड में होता है। इसके बाद दूसरा जो है वो है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड जो होता है वो आपके ब्रेन के पीछे साइड में होता है, यानी डॉर्सल साइड में होता है, और इनका जो सबसे प्रमुख काम है वो ये होता है कि आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को ये ठीक रखते हैं। तो आपको किस समय सोना है, किस समय उठना है, कब आप थक चुके हैं, ये सारा जो मैसेज आपकी ब्रेन तक पहुंचता है ये पीनियल ग्लैंड से पहुंचता है। तो पीनियल ग्लैंड का ये काम होता है कि आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करे, आपको सही टाइम पे सोने और सही टाइम में उठने में मदद करे। उसके बाद तीसरा है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है सबसे पहले ये याद रखें कि ये आपके लैरिंग्स के पीछे होता है। आपको याद होगा लैरिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये बिहाइंड लैरिंग्स सिचुएटेड होते हैं। थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन है जो ये सिक्रीट करते हैं, और सबसे बड़ा काम जो इनका होता है वो ये होता है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है आपकी बॉडी में, इनके मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपकी मदद करते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड का काम होता है। अगला जो है वो है एड्रिनल ग्लैंड। तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि ये 2 होते हैं और 1 इन ईच किडनी होते हैं। इसके अलावा ये याद रखें कि एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो सेक्रेट करते हैं, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो ये जो हार्मोन है इसका काम होता है फाइट और फ्लाइट, मतलब यदि आप कोई डेंजर देखते हैं, यदि आप कोई एक्साइटमेंट देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वैसे में ये जो ग्लैंड है ये काम करने लगता है, और एड्रेनालिन जो हार्मोन है इसका सेक्रीशन होता है, जिसके बाद आइदर आप डेंजर की तरफ जा कर के उससे लड़ते हैं उससे, और नहीं तो आप उससे दूर भागते हैं। तो दोनों जो काम होता है वो एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू होता है। जैसे मान लीजिए कि घर में आग लग गई है, तो घर में आग लग गई है, इसका 2 रिएक्शन हो सकता है। या तो आप दौड़ेंगे पानी लाने के लिए और आग की तरफ डालेंगे, और या तो आप देखेंगे कि ये आपसे नहीं संभाला जा सकता, आप इससे भाग जाएंगे। तो ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन है और दोनों जो इंस्ट्रक्शन है ये एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू आपके ब्रेन तक जाएगा कि देखो ये जो आग है, ये छोटी सी आग है, इसमें पानी डालो तो काम हो जाएगा, या तो ये कहा जाएगा कि आग बहुत बड़ा है तुम भागो इससे। तो ये दोनों जो कार्य है ये किसका होगा, ये एड्रिनल ग्लैंड का होगा, और एड्रेनालिन के थ्रू होगा, जो कि एक हार्मोन है, इसीलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो क्या होगा कि जब भी ये हार्मोन सेक्रेट होते हैं तो ये हार्ट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, जल्दी जल्दी आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। हार्ट बीट बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म है हार्ट का वो और तेज़ी से होने लगता है, जिसके कारण आप ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये जो रिस्पॉन्स है जो इस तरह की सिचुएशंस में आती है ये एड्रिनल ग्लैंड्स के कारण आती है। अगला जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है वो है टेस्टिस। तो टेस्टिस का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है टू प्रोड्यूस स्पर्म। जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, ये भी यहीं पे सेक्रेट होते हैं। तो मुख्यतः ये जो हार्मोन है इसके कारण जो सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स होते हैं किसी एक मेल में, वो इनके कारण आते हैं। जैसे एक टाइम के बाद जो प्यूबर्टी आती है उसके पीछे सबसे बड़ा जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद फिर एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है ओवरी। तो सबसे पहले ये जो फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो ओवरी से आता है, और फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी ओवरी से ही आते हैं। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ओवरी के कारण ही जो फीमेल बॉडी होती है वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाती है, और जब एक बच्चे का जन्म हो रहा होता है, जब डेवलपमेंटल स्टेज में होता है कोई भी एक छोटा सा बच्चा, तो उस समय ओवरी
कई सारे हार्मोन सेक्रीट करते हैं जिसके कारण डेवलपमेंट जो है न्यूबॉर्न बेबी का उसमें मदद मिलती है। तो ये ओवरी के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा किडनीज के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया, इसलिए मैं यहाँ पर उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा। पैंक्रियास के बारे में हमने पढ़ा है, इसीलिए मैं पैंक्रियास के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा। तो ये जो है ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि अलग अलग तरीके से हमारे शरीर के साथ कोऑर्डिनेट करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की तो 3 प्रमुख फंक्शन यहाँ पर हम देखते हैं नर्वस सिस्टम का। सबसे पहला जो एक्सटर्नल स्टिमुलस की हमने बात की थी, उस एक्सटर्नल स्टिमुलस को सबसे पहले डिटेक्ट करना कि कुछ है एक सिचुएशन जो कि अभी खड़ी हो गई है, ये पहला हो गया। दूसरा ये होता है कि इसी स्टिमुलस के बारे में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जाके इन्फॉर्म करना, ये भी नर्व सेल का काम होता है। और तीसरा होता है इसका रिएक्शन करना, इसके रिएक्शन को ब्रेन से हमारे सेंस ऑर्गन्स तक पहुंचाना ताकि इस पर हम रिएक्ट कर सकें। तो जैसे कि हमने बात की थी पहले भी, हमने बात की थी कि जो नर्व सेल होते हैं ये इनकी जो शेप होती है बहुत अलग होती है। सबसे शुरुआत वाले चैप्टर में हमने इसके बारे में बात की थी। और ये जो टिप्स होते हैं, ये टिप्स इस प्रकार से इसलिए बने होते हैं ताकि ये बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर पाएँ। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का ये 3 जो प्रमुख काम है, इसको आपको समझना है कि सबसे पहले एक्सटर्नल स्टिमुलस को हमने देखा, इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। दूसरा ये होता है कि इस इन्फॉर्मेशन को हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दिया। और तीसरा ये होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो इसका रिस्पॉन्स हमें मिला, इस रिस्पॉन्स को सेंस ऑर्गन्स तक पहुंचा देना। तो सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता होगा। तो हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो कौन से हैं वो 5 सेंस ऑर्गन्स? आईज जो आपको देखने में मदद करते हैं, ईयर्स जो आपको सुनने में मदद करते हैं, नोज़ जो आपको सूंघने में मदद करते हैं, टंग जो कि आपको टेस्ट करने में मदद करते हैं, और स्किन जो कि आपका सबसे बाहरी परत है जो आपको बाहर के सिचुएशन के बारे में आगाह करता है। तो ये 5 होते हैं सेंस ऑर्गन्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो भी पार्ट्स देख रहे हैं इस नर्व सेल का, ये ह्यूमन नर्व सेल है। तो आप ह्यूमन नर्व सेल के बारे में समझें। तो जितने भी यहाँ पर हम पार्ट्स देख रहे हैं ये क्या होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है, ये एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि नर्व सेल क्या होता है और इसके जो भाग हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है जो मिडिल पार्ट है इस बॉडी का, इसे हम सेल बॉडी कहते हैं या इसे हम साइटोन भी कहते हैं। तो साइटोन के एक ओर होता है डेंड्राइट और दूसरी ओर होता है एक्सॉन। तो डेंड्राइट का काम यह है कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करना, और इस एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करके इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में इसे साइटोन तक पहुंचाना। फिर ये साइटोन से चला जाएगा एक्सॉन तक, और एक्सॉन जो है, एक्सॉन बेसिकली यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एक्सॉन ही होता है। तो एक्सॉन जो है सबसे कह सकते हैं कि सबसे लंबा एलोंगेटेड पार्ट है नर्व सेल का। और इस एक्सॉन के छोर पर यहाँ पर ये जो टर्मिनल है यहाँ पर छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, इन्हें हम एक्सॉन बल्ब्स भी कहते हैं। तो ये एक्सॉन बल्ब्स के थ्रू ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आगे तक पहुँच जाती है, और इसका रिएक्शन क्या होगा ये वापस आता है एक्सॉन तक, और फिर इसे हम देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक सिग्नल्स के मिक्सचर होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है नर्व सेल के द्वारा, और उस इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान इस प्रकार से होता है। तो ये जो है ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि नर्व सेल या नर्वस सिस्टम थोड़ा बहुत इस प्रकार से काम करता है। अब जहाँ तक हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की, तो 2 प्रमुख सिस्टम्स हम देखते हैं जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पार्ट होता है, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि गैंग्लियन और नर्व्स के थ्रू यानी नर्व सेल्स के थ्रू होता है। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो ये 3 पार्ट मान सकते हैं हम नर्वस सिस्टम का। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये जो नर्व्स होते हैं 2 प्रकार के नर्व्स होते हैं, एक क्रेनियल और दूसरा स्पाइनल। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे होते हैं उन्हें हम स्पाइनल कहते हैं। ये इनके टोटल 31 पेयर्स होते हैं नर्व्स के,
और क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं इनके टोटल 12 पेयर होते हैं जो कि ब्रेन से निकल रहे होते हैं। तो क्रेनियल वो है जो ब्रेन से निकल रहा है और स्पाइनल वो है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है। तो ये हो गए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और फिर है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जुड़ा होता है। इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जो जुड़ा हुआ नर्वस सिस्टम होता है उसे हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। इतना ही जानना है आपको, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। थोड़ा जो डिटेल में पूछा जा सकता है एग्जाम में वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आगे हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा कि हमने देखा 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक है ह्यूमन ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम देखें तो याद रखें कि 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये 3 पार्ट हैं ह्यूमन ब्रेन के। तो फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन में सबसे इम्पॉर्टेंट सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है और थैलेमस है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इट इज़ स्पेशलाइज्ड इन हियरिंग, साइट, स्मेल एक्सेट्रा। इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी सच एज मूवमेंट ऑफ लेग मसल्स। सेंटर फॉर हंगर इज ऑल्सो लोकेटेड इन द सेपरेट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी, जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ मतलब वो एक्टिविटीज़ जिसको हम कंट्रोल करते हैं। जैसे कि 2 एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। एक है सांस लेना, जो ऐसा है जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके जानने या ना जानने से भी होता रहेगा। और दूसरा होता है जैसे मूवमेंट, मेरा चलना। तुम चलने को या बैठने को, उठने को मैं कंट्रोल करता हूँ। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते समय मैं बैठा हुआ हूँ, लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं उठ करके चल दूंगा। तो ये वॉलंटरी मूवमेंट्स हम इन्हें कह सकते हैं। तो ये जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं ये हमेशा फोर ब्रेन में होते हैं। याद रखें 3 इंपॉर्टेंट भाग, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इट कंट्रोल्स सर्टेन इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी। तो इनवॉलंटरी एक्शंस, ऐसे एक्शंस जिसको आप कंट्रोल नहीं करते, वो मिड ब्रेन में स्थित होते हैं। फिर आता है हाइंड ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। वहाँ पे था सेरिब्रम, यहाँ पे है सेरिबेलम। कंट्रोल्स सैलिवेशन, ब्लड प्रेशर एंड वॉमिटिंग। Cerebellum also controls certain important functions such as riding a bicycle, picking a pencil. तो ये जो जितने भी functions होते हैं ये सारे hind brain में होते हैं। तो cerebrum, hypothalamus ये हो गए आपके फोर ब्रेन के पार्ट। उसके बाद फिर pons, medulla, cerebellum, ब्रेन स्टेम, ये सारे जो हैं ये हैं आपके हाइंड ब्रेन के पार्ट। और बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं मिड ब्रेन है। तो ये 3 जो भाग हैं ये ब्रेन के 3 भाग हो गए। इसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेड्यूला से शुरू होगा और ये प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो इतना आप याद रखें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सुना होगा, जो कि ऐसे एक्शंस होते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं करते लेकिन वो हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अचानक से ये पेन गिरे तो तुरंत मैं इसे कैच करना चाहूँगा। तो ये जो है ये मेरा रिफ्लेक्स एक्शन है। ये मैं चाहूँ या ना चाहूँ ये एक एक्शन ऐसा है जो होगा। जैसे आपकी तरफ अगर कोई झापड़ मारने के लिए आपके पास सामने आए तो आप पीछे हट जाएंगे तुरंत, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो होता है ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसका जो सेंटर है ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसलिए आप याद रखें कि रिफ्लेक्स एक्शन किसके कारण होता है? स्पाइनल कॉर्ड के कारण होता है। और मेड्यूला से ये शुरू होता है और आपकी बॉडी के एंड तक जाता है एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ये यहीं पर समाप्त होता है। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नर्वस सिस्टम क्या है, जो भी हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, हर एक ग्लैंड की क्या भूमिका होती है, प्लांट में किस प्रकार से हम देखते हैं मूवमेंट होते हुए, ग्रोथ होते हुए, उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो ये जो सारे भाग हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसी के साथ इस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।